हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में। कल आप पढ़ चुके हो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देख चुके हो, आपको बताया जा चुका है एक एटम की जो स्ट्रक्चर में ऑर्बिट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। और साथ में बताया गया कि एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो 2 डायमेंशनल नहीं 3 डायमेंशनल होती है। उससे आगे बढ़ते हैं और आज डिस्कस करेंगे फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल और सब एटॉमिक, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा। पार्टिकल्स ऑफ एटम, फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। ध्यान देना, बता चुका हूं ये चीज कि क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो एटम होता है वो अपने आप में एक इनडिविजनल, ठीक है, जिसका डिवीजन ना हो सके ऐसा पार्टिकल नहीं है। क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो एटम है उसको भी डिवाइड किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी द एटम्स आर डिवाइड इनटू 3 पार्टिकल्स and these particles are known as the fundamental or subatomic particles of matter. And what is the name of these particles? That is the proton, सुना है ये नाम सबने, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये वो 3 पार्टिकल है जिसमें हम एक एटम को डिवाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी atom is a dividing particle and we should just divide it into 3 fundamental or subatomic particle as the proton, neutron and electron। ये 3 जो नाम है आपने पीछे क्लासेज में सुन रखे हैं, इनके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हो, इन पर चार्ज, इन पर मास, ये वो, ठीक है। उन्हीं से रिलेटेड बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। चलो पहले बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की थोड़ी देर के लिए। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल है ये पाए जाते हैं कहां पे? न्यूक्लियस में। कहां पे? न्यूक्लियस में, ठीक। क्या इससे रिलेटेड कोई शानदार क्वेश्चन है? न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं इनको बच्चों बोला जाता है न्यूक्लियॉन। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। ये टर्म यूज हुई है, न्यूक्लियॉन्स, ठीक। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द न्यूक्लियॉन्स, तो आपको कहना पड़ेगा द पार्टिकल्स ऑफ एटम, द फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम दैट्स आर नोन एज द न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। सबको समझ में आ गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉरी, इसको ध्यान रखना कि न्यूक्लियॉन्स किन पार्टिकल्स को कहा गया है। उन पार्टिकल्स को जो एटम के न्यूक्लियस में मिलते हैं, और एटम के न्यूक्लियस में कौन मिलता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ू, चलो। इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऑर्बिट, और आप पढ़ चुके हो ऑर्बिट डिवाइडेड रहता है सब सेल में, और सब सेल रहती है ऑर्बिटल में। तो आप फाइनली कह सकते हो कि ये ऑर्बिटल्स में होते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये सब बेसिक्स बता रहा हूं, ठीक है। ये बेसिक्स बहुत काम आएंगे आपके आगे। चैप्टर पर जाने से पहले इस रामायण को भेजे में फिट करना जरूरी है। चलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल रहा हूं? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा बच्चों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं किसी भी एटम की स्ट्रक्चर में। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे ऑर्बिट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। यानी किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल। वो ऐसा नहीं होगा कि अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो है 10 और इलेक्ट्रॉन हो जाए बाहर 15 या 16 या 17, ऐसा नहीं होगा। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे बाहर ऑर्बिटल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी उतने ही हो ये जरूरी नहीं है। जो गौर करने वाली बात थी वो ये है बस
कि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एलिमेंट है पहला ही जो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले रखा गया, जिसको एटॉमिक नंबर 1 दिया गया, हाइड्रोजन। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन में एक तो इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में, और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो नहीं पाया जाता है, इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक। इसीलिए जब किसी हाइड्रोजन के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाता है और उसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन बच जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस H1 पॉजिटिव चार्ज रखने वाली स्पीशीज को प्रोटॉन ही कहा जाता है। आगे केमिस्ट्री की बुक में 70 जगह ये चीज लिखी आएगी कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव की जगह वर्ड यूज हो रहा होगा प्रोटॉन, वो इसीलिए यूज होता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पीरियोडिक टेबल का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 रहता है, न्यूट्रॉन नहीं मिलता, तो दैट इज द हाइड्रोजन। क्लियर। इसके अलावा आगे बढ़ते, क्या हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल उसका नंबर नहीं होता है? ना, आपको यह बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि हमने आज तक 118 एलिमेंट ढूंढ रखे हैं टोटल, इतने। लेकिन आपको जानकर और भी ज्यादा थोड़ा सा एक हो सकता है अभी तक आपको पता नहीं हो, अब बता रहा हूं, सुनना, ठीक है। टोटल 96 एलिमेंट ही ऐसे हैं जो नेचर में पाए गए हैं, और बाकी जो ऊपर बच गए ना, ये एलिमेंट मैन मेड या सिंथेटिक है जो हमने खुद ने लेबोरेटरी में बनाए हैं। आ रही है बात समझ में? तो जो सिंथेटिक या मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं, इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव भी हैं, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, 10th स्टैंडर्ड में भी आपने ये एग्जांपल देखा है, उसी एग्जांपल को पुटअप कर रहा हूं। भारी भरकम एग्जांपल तो केमिस्ट्री में आगे आगे बहुत आएंगे, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल जो आपने देखा हुआ है उसी का जिक्र कर रहा हूं। ये तो है कार्बन, जिसको आप कार्बन बोलते हो, इसके लिए वैल्यू असाइन की गई 6 और 12। लैग में जो नीचे वैल्यू रख रहा हूं ये बता रही है सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को, यानी इस कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है या 6 ही प्रोटॉन है। ऊपर जो वैल्यू है ये बताती है मास नंबर को, ठीक है, किसको? मास नंबर को। क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है मास नंबर, ये जिक्र भी अगली क्लासेज में हो जाएगा। मास नंबर का मतलब इसका एटॉमिक मास, जिसके लिए आप अक्सर बोलते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर दो, या फिर बोलते हो कि जो उसका एटॉमिक नंबर है उसका डबल कर दो। वो डबल करने का मतलब यही होता है कि उतने एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन को डबल कर रहा हूं मास निकालने के, इसका मतलब क्या हो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन है। तो ये 6 का डबल लिख दिया 12, ठीक। एक दूसरा भी कार्बन है बच्चों जो है ये C6H13, एक और भी है कार्बन जो C6 और यहां पे आएगा 14। तो हमेशा मास जो ऊपर लिखा गया है ये वैल्यू मास नंबर है, ठीक है, क्या है? मास नंबर। ये मास नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर यहां पे 12 लिख, और ये नीचे वाला जो नंबर है इसको बोला गया है एटॉमिक नंबर। ये किसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर? ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसके रे? नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, पर फिलहाल केमिस्ट्री पढ़ने लग गए हो, 10th में नहीं हो, इसलिए प्रोटॉन ही बोलोगे। ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैं बोल रहा हूं मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां 12 लिख दिया गया है, 6 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 6। क्लियर? यहां पे आ जाओ, यहां 6 ही लिखा है, तो प्रोटॉन कितने? 6, लेकिन ऊपर लिख दिया 13, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 7, या न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब ये एलिमेंट
और ये एलिमेंट, ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उतने नहीं है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आगे बात समझ में? तो ये बात हमेशा याद रखोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा इक्वली होते हैं किसी भी एलिमेंट में, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी उतने ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं, चलो बात करते हैं इन पार्टिकल से रिलेटेड कुछ इनके प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स की, लाइक की इनको किसने डिस्कवर किया है, इन पर मास कितना होता है, इनका चार्ज कितना होता है। तो सिंपल वे में आपने इतना तो पढ़ ही रखा है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, सबको समझ में आ रही है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ऐसे डिस्कस करते हैं इस चीज को कि बात करते हैं प्रोटॉन की। नोट्स मिलेंगे, उसमें टेबल मिलेगी, बहुत बढ़िया सी, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझते हैं बस, ठीक है। ये है प्रोटॉन। तो सबसे पहले प्रोटॉन के सिंबल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल p, या फिर आप लिखोगे स्मॉल p और इसकी खोपड़ी पर लिखोगे पॉजिटिव का साइन। सबको समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल असाइन किया गया है क्या? स्मॉल e या फिर स्मॉल e और उसकी खोपड़ी पर नेगेटिव साइन। ठीक, बात मैं करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के लिए सिंबल रखा गया स्मॉल n या फिर स्मॉल n लिख करके प्लस माइनस का साइन और इक्वल टू लगाकर लिखेंगे 0, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। दरअसल ये मैं इनके हेड पर जो वैल्यू रख रहा हूं, ये इनके वैल्यू नहीं, साइन जो रख रहा हूं, ये साइन इनके चार्ज को बताते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, और न्यूट्रॉन पर मैंने लिखा प्लस माइनस इक्वल टू 0, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये इनके सिंबल है, इन सिंबल से इनको डिनोट किया जाता है। सबको समझ में आ गई? बात करें चार्ज की, प्रोटॉन पर बच्चों जो बिल्कुल जो एब्सोल्यूट चार्ज है उसकी बात चल रही है, वो चार्ज कितना होता है? अगर प्रोटॉन की मैं बात करूं तो इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव साइन के साथ 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻19 कोलम। समझ गए? इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन उसका साइन होता है नेगेटिव, नेगेटिव 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻19 कोलम। यानी दोनों में अमाउंट ऑफ चार्ज तो इक्वली होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, बस जस्ट साइन अपोजिट होते हैं। ये सब चीजें आपने हो सकता है पिछली क्लासेज में भी पढ़ रखी है। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मास की। ठीक है, बहुत छोटा पढ़ रहा। अच्छा, एक बार इसके लिए और आ जाओ। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है यही बता दिया है, इसके सिंबल के साथ ही चार्ज होता है 0। क्या होता है? 0। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मास की। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन है, प्लस माइनस 0। ठीक है, तो प्रोटॉन के अगर आप मास की बात करो, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करो, न्यूट्रॉन की मास की बात करो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन की। 1.67262। ठीक है, ये एक्यूरेट का मतलब इसका जो बिल्कुल करेक्ट मास है वो लिखा जा रहा है, होना चाहिए। बुक में हो सकता है 6-7 तक ही लिख के छोड़ देता हूं, मैं आपको एकदम जो एक्यूरेट है वहां तक ले जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, लिखा जाएगा -27 kg। क्लियर? अगर आप इलेक्ट्रॉन की मास की बात करोगे तो ये है आपका 10393 इंटू 10⁻⁻31 kg। समझ में आ गई बात? और अगर आप न्यूट्रॉन के मास की बात करो बच्चों तो ये होता है 93 इंटू 10⁻⁻27 kg। समझ गए? प्रोटॉन पर जो मास होता है वो होता है 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो 9.10393 इंटू 10⁻⁻31 है, 27 नहीं, kg।
इसकी बात करूं न्यूट्रॉन की तो 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक चीज और भी देखना कि मैं इस मास को भी -27 kg के अकॉर्डिंग लिखना चाहूंगा, समझ में आ रही है? तो यहां मान लो 31 की जगह 27, तो ये जो डेसिमल की वैल्यू दिख रही है ना, ये 4 प्लेस इधर खिसक जाएगी एक, यानी कि यही मास कैसे लिख दिया जाएगा, ये लिखा जाएगा 0.000, फिर आगे जो भी वैल्यू है 910393 और फिर लिखूंगा इंटू 10⁻⁻27 kg। तो अब देखो इसमें से सबसे कम मास किसका है, सब में अब इक्वल हो गया, उसको भी -31 से निकलकर -27 में देखो 0.000 दिख गया सीन। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में सबसे कम मास रखता है, और इसका अगर एक तरीके से मैं बोलूंगा जो एब्सोल्यूट मास है उसके अलावा एक मास बताया गया, ये तो केजी में बात चल रही है इसके मास की, एक मास मतलब एक्यूरेट मास इसका जो बोला गया है, ठीक है, वो इस प्रोटॉन के लिए बताया गया है 1, कितना 1, इस न्यूट्रॉन के लिए भी बताया गया है कितना 1, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के लिए बताया गया है 0। क्यों 0 बताया गया है? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहां पे ये मास लगभग नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, समझ गए? क्लियर? और यहां जो यूनिट रखी जाती है वो रखी जाती है बच्चों स्मॉल यू, यानी कि प्रोटॉन के लिए भी एक तरीके से यूनिवर्सल, जो इस यू का मतलब होता है यूनिवर्सल यूनिक यूनिट। आगे बात समझ में, मास की यूनिट है, आगे डिस्कस करेंगे इस चीज पर। तो इसका एब्सोल्यूट मास जो माना गया है प्रोटॉन के लिए वो 1 यू माना गया है, 1 यूनिट माना गया है, और न्यूट्रॉन के लिए भी 1 यूनिट माना गया है, लेकिन इसके लिए 0 यू। क्लियर? तो एक सवाल आपसे पूछा जाए कि इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स में से सबसे लाइट वेट, सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। और आपसे यह पूछा जाए कि सबसे भारी, सबसे हैवी वेट वाला पार्टिकल कौन सा है, तो इन दोनों में से ढूंढ के दिमाग लगाओ कौन सा। यहां तो 1 लिख दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बराबर नजर आ रहा है, लेकिन एक्यूरेट यहां पर आके देखो एक बार थोड़ा सा सिस्टम। 1.67 पॉइंट के बाद की जो दोनों डिजिट है वो इक्वल है, उससे पहले इक्वल है, तो यहां तक तो मास इक्वल है। आगे चलते हैं, यहां पे वैल्यू है 2, यहां पे वैल्यू है 4, सबको समझ में आ रही है? तीसरी जो वैल्यू है डेसिमल के बाद वो है 2, यहां पे वैल्यू है 4, तो किसके लिए ज्यादा हुआ? न्यूट्रॉन के लिए। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है, आपके बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है कि एटम का सबसे भारी पार्टिकल कौन सा होता है, दैट इज द न्यूट्रॉन। एटम का सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा होता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आ रही है? और बच्चों ये जो यू मैं बोल रहा हूं ना, ये 1 यूनिट जो होता है ना, अगर मैं इसका केजी में देखना चाहूं कि भाई ये किलोग्राम में कितना होता है, तो इसके लिए एक्यूरेट लिख रहा हूं, एक बार देखियो, ये होता है नियर अबाउट लिख रहा हूं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1 यू इतने किलोग्राम के बराबर होता है। अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट लिखूं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों के लिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको प्रोटॉन के लिए बताऊं एक लंबी चौड़ी वैल्यू निकाल करके, तो ये होगा 1.66 देन 5 4 7 8 और आगे भी बहुत कुछ लिखने के बाद आएगा 10⁻⁻27 kg। ऐसे ही जब आप प्रोटॉन के लिए लिखोगे तो वो है 1.66, ठीक है, यहां करके कुछ चेंज मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो वो होता है 1.68, लेकिन साइंस ने क्या मान लिया इसको, साइंस ने इस चीज को मान लिया कि ये लगभग नियर अबाउट 1 यूनिट होती है, इसके इक्वल 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि एटॉमिक मास यूनिट, इसको पूरा नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट। ये यूं तो अब लिखने लग गए, पहले ये लिखा जाता था ऐसे 1 AMU, और ये AMU का मतलब होता था
एटॉमिक मास यूनिट। तो आपसे कोई पूछे 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने किलोग्राम के इक्वल होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए इट इज नियर अबाउट, नियर अबाउट शब्द जोड़ना जरूरी है, इट इज नियर अबाउट 1.6654 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इज दैट क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं इनके डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में, ठीक है, कि किस किस ने इनको डिस्कवर किया है। चलो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो इलेक्ट्रॉन की ही हुई थी। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज है बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल इसकी प्रेजेंस तो किसी ने बताई एटम में, फिर किसी ने कोई दूसरा नाम दे दिया और फिर क्रेडिट ले गया कोई और ही साइंटिस्ट। आ रही है बात समझ में? तो चलो बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में। हालांकि जो चीज अब बेसिक्स में मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सारी चीज आपको आगे डिटेल में जब सेकंड चैप्टर में जाओगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वहां बहुत ही ब्रीफली इन चीजों को पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर रहा हूं इस समय। सबसे पहले तो क्या हुआ बच्चों, आज से लगभग यूं मान लो कि 150 साल पहले की बात होंगी, ठीक है, या तो सॉरी 150 नहीं 100 साल पहले की बातें होंगी। बात है 1859, ठीक। 1859 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जूलियस प्लकर। जूलियस प्लकर, PLUCKER, जूलियस प्लकर। ये साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये सब चीजें मैं बता रहा हूं आगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए अभी शॉर्ट वे में बेसिक्स में समझाई जा रही है। जूलियस प्लकर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या फिर बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने 1859 में एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने एक चीज ढूंढ के दे दी हमें, ठीक है। वो सब चीजें डिटेल में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जिसको आप लोग बोलते हो कैथोड रेज। ये वर्ड आपने सुन रखा है, कैथोड रेज, क्लियर, ठीक। तो डिस्कवरी यहां से स्टार्ट हुई इलेक्ट्रॉन की। 1859 में इस साइंटिस्ट ने कैथोड रेज को डिस्कवर किया। इसके डिस्कवर कर देने के बाद 1861 में एक नया साइंटिस्ट आया, 1861, जिसको फैराडे, हेनरी फैराडे नाम दिया गया है। पूरा नाम माइकल हेनरी फैराडे, ठीक है, बाकी फैराडे ही बोलते हैं, आप भी फैराडे कह सकते हो। तो ये फैराडे नाम के साइंटिस्ट जी आए और इन्होंने इस कैथोड रेज को नाम दे दिया नेगेटिव पार्टिकल। क्या नाम दे दिया? नेगेटिव पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन इसने भी नहीं कहा। इस बंदे ने ये ढूंढ लिया कि हाँ ये अपने आप में कोई रेज है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। फिर उसके बाद आए फैराडे जी, और फैराडे जी ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए इसी ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस बंदे ने बताया कि कैथोड रेज नाम की जो चीज है जो जूलियस ने ढूंढी है, दरअसल वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती है और पार्टिकल की फॉर्म में पाई जाती है। तो उसने इलेक्ट्रॉन नाम ना दे करके बताया कि द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ ए पार्टिकल एंड विच हैव नेगेटिव चार्ज। तो एक सवाल जवाब से यह पूछा जाए कि अपने आप में एटम में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस किसने बताई, तो उसमें जूलियस प्लकर और फैराडे दोनों का नाम इंक्लूडेड है। जब आईआईटी और नीट के पीछे के आज से 10-12 साल पहले पूछे गए क्वेश्चन है, आप जाओगे तो दोनों ही ऑप्शन लिखे मिलेंगे, जूलियस प्लकर भी और फैराडे भी, ठीक है, और नीचे कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा ऐसे ए एंड सी बोथ, वो उसका आंसर होता था। तो आपसे कोई ये सवाल पूछ ले, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो भाई, हमें ये बताओ कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को किसने बताया था, तो आप बोलोगे जूलियस प्लकर ने सबसे पहले कैथोड रेज के रूप में इसकी प्रेजेंस को बताया। आफ्टर दैट
फैराडे ने इसकी प्रेजेंस को नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की फॉर्म में बताया। आगे बढ़ सकते हैं। तो दो महान साइंटिस्ट तो ये थे जो यहां तक पहुंचे। उसके बाद एक बंदा, नया बंदा जिसका नाम आपने सुन रखा है, इन 1897 नए साइंटिस्ट जी आए, जे थॉमसन। ठीक है, इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसने इस पार्टिकल के लिए, नेगेटिव पार्टिकल के लिए, अभी तक नेगेटिव ही कहा जा रहा था, एक मैथमेटिकल इक्वेशन असाइन की, जिसको उसने कुछ इस तरीके से 1.758820 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम पर केजी। बोर्ड छोटा पड़ गया, ऊपर नीचे लिख दिया, पूरा बोल के बता रहा हूं। ये लिखा गया है E/m = 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। ये एक इक्वेशन इस बंदे ने इसी एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर निकाल कर दी। और साथ में एक चीज और भी कर दी जे थॉमसन ने, कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, इनको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। और ये पहला साइंटिस्ट था जिसने, यहां पर जो E लिखा गया है वो इस नेगेटिव पार्टिकल का चार्ज है, और नीचे जो M लिखा गया है वो इस नेगेटिव पार्टिकल का मास है। ठीक है, तो ये पहला एक साइंटिस्ट था जिसने इस नेगेटिव पार्टिकल के लिए कोई कैरेक्टर असाइन किए, चार्ज और मास जैसे कैरेक्टर को असाइन किया एक इक्वेशन की फॉर्म में। एक्यूरेट नहीं ढूंढ के बताया कि इस पर इतना चार्ज होता, जो भी आपने पीछे पढ़ा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ऐसा कुछ नहीं। ना ही मास बताया इलेक्ट्रॉन का, जो अभी पीछे पढ़ा था 9.10 इंटू 10⁻31 केजी। बस जस्ट एक वो एक्सपेरिमेंट है, जब सेकंड चैप्टर में जाओगे उस एक्सपेरिमेंट से आपको समझाया जाएगा कि कैसे उसने इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, बट ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट व्हिच हैव असाइन्ड द कैरेक्टर ऑफ द नेगेटिव पार्टिकल, और कह सकता हूं कैथोड रेज। ठीक है, और साथ में नाम भी दे दिया इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी खोज का क्रेडिट दे दिया गया जे थॉमसन को। तो जब आपसे यह पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आपके मुंह से एक ही जवाब निकलना चाहिए, जे थॉमसन। इज दैट क्लियर? और आपसे यह पूछा जाए कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस बंदे ने बताई सबसे पहले एटम में, तो आपके मुंह से निकले जूलियस प्लकर और फैराडे। इज दैट क्लियर? आपसे यह पूछा जाए कि किस बंदे ने एटम को नेगेटिव पार्टिकल कहा था, तो आपका जवाब होगा फैराडे। जब आपसे यह पूछा जाए किस बंदे ने इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज नाम दिया था, तो आपका जवाब होना चाहिए जूलियस प्लकर। ठीक, तो जूलियस प्लकर को दो क्रेडिट मिले, एक तो क्या, इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज नाम देने का, और दूसरा पहली बार इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को बताने का। फैराडे था, उसको भी दो क्रेडिट मिले, क्या, एक तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को बताने का, और दूसरा नेगेटिव पार्टिकल कहने का। थॉमसन को क्या क्रेडिट मिला, एक E/m रिलेशनशिप देने का और इलेक्ट्रॉन वर्ड देने का, और तीसरा क्रेडिट मिला डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो किसने खोजा? तो एक नए साइंटिस्ट थे, R.A. मिलिकन। ठीक है, मिलिकन ने 1906 में अपना एक एक्सपेरिमेंट था, उसका कई सालों तक लगा रहा, वो 10-11 साल तक लगा रहा उस एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद उसने रिजल्ट, जब इलेक्ट्रॉन खोज दिए गए थे, कैथोड रेज खोज दी गई थी, उसके बाद भेजा लगाना स्टार्ट किया था। ठीक है, साइंटिस्ट लोग पागल जैसे ही होते हैं, और वो लगा रहा बेचारा 10-12 साल तक, और लगे रहने के बाद उसने, उसका एक एक्सपेरिमेंट है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा सेकंड चैप्टर में, जिसको बोला जाता है ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर इस बंदे ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट चार्ज निकाल कर बताया, और बताया ये चार्ज होता है नेगेटिव 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इज दैट क्लियर? ये पहला बंदा था, क्या नाम था? R.A. मिलिकन।
समझ गए? ये पहला बंदा था जिसने बताया कि भाई ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर अपना इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्या है एक्सपेरिमेंट आगे डिस्कस होगा। कब बताया? 1859, ये तो पीछे की डिजिट लिखी हुई है। इस बंदे ने ये चीज ढूंढ कर दी हमें 1906 में, 1906 में। क्लियर? और जैसे ही मिलिकन को ये चार्ज मिला तो थॉमसन ने ऑलरेडी पीछे 1897 में, 1897 में ये चीज दे दी थी, E upon m equal to 1.758820 into 10 raised to power 11 कूलम पर kg। वहां अब E की वैल्यू ये है चार्ज, वो वैल्यू उसने यहां रखी और m की वैल्यू और फाइंड आउट कर दी, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किसने ढूंढ कर दे दिया आप लोगों को? आर ए मिलिकन। तो आर ए मिलिकन को किस चीज का क्रेडिट दिया गया है? दो चीजों का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने दिया? किसने कैलकुलेट करके दिया? तो आपको बताना पड़ेगा आर ए मिलिकन। वन बाय वन सब साइंटिस्ट का बता रहा हूं किसको क्या क्या क्रेडिट मिले हुए हैं। प्लकर को क्या मिला, फराडे को क्या मिला, थॉमसन को क्या मिला, अब मिलिकन जी आ गए। मिलिकन को दो क्रेडिट दिए गए हैं, एक तो फाइंड आउट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फाइंड आउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब यहां कर इलेक्ट्रॉन की सारी कहानी खत्म हो गई। इलेक्ट्रॉन भी ढूंढा जा चुका है, उसका चार्ज भी पता लगाया जा चुका है, उसका मास भी पता लगाया जा चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटॉन की, कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया। तो प्रोटॉन के लिए बच्चों जो क्रेडिट दिया गया है वो क्रेडिट जाता है गोल्डस्टीन को 1886 में। ध्यान देना जो बातें बोल रहा हूं, 1886 में। अब आप कहोगे कि यानी कि इलेक्ट्रॉन से पहले, थॉमसन से पहले। हाँ, दरअसल उसका जो एक्सपेरिमेंट था फैराडे का, और उनका एक्सपेरिमेंट था वो था 1859 का और 61 का। उसके बाद इसका नंबर चला था। उन बंदों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, सेम एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब वाला ही एक्सपेरिमेंट इस बंदे ने किया, गोल्डस्टीन ने किया। गोल्डस्टीन, समझ गए? गोल्डस्टीन ने किया, और ये होती है स्पेलिंग, गोल्डस्टाइन है, स्टीन बोल देते हैं। गोल्डस्टाइन ने किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने तो नाम दिया था कैथोड रेज, इसने एक नया नाम दिया था एनोड रेज। वही एक्सपेरिमेंट था, आगे पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में कि थोड़ा सा उसको क्या किया था, इसने उल्टा कर लिया था एक्सपेरिमेंट को, उससे ज्यादा उसने कोई खेल नहीं किया था, और इसने एनोड रेज के रूप में इस चीज को डिस्कवर करके दे दिया आपके प्रोटॉन को। एनोड रेज को ही बोल दिया गया प्रोटॉन। कब बोला गया प्रोटॉन? इसको ना जो क्या बोलते हैं 1919 में। ठीक, 1886 में गोल्डस्टीन ने एनोड रेज के रूप में पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज खोज के दी। बता दिया था कि नाम तो दिया था उसने एनोड रेज, साथ में ये बता दिया था ये पार्टिकल्स की बनी होती है, और वो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। लेकिन इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के मास और चार्ज, दो चीज के जो कैरेक्टर थे, मास और चार्ज नाम का जो कैरेक्टर था, इसको असाइन किया गया 1919 में। ठीक है, और उसी समय इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या एनोड रेज को क्या नाम दे दिया गया? प्रोटॉन नाम दे दिया गया। ठीक है, आगे बात समझ में? क्लियर? तो जब आपसे पूछा जाए कि आपका जो क्या बोलते हैं प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया, आप बताओगे गोल्डस्टीन ने 1886 में पॉजिटिवली चार्ज एनोड रेज के रूप में इसको डिस्कवर किया था। बट 1919 में मास और चार्ज असाइन किए गए प्रोटॉन के, और उसी समय इसको प्रोटॉन नाम दिया गया। लेकिन भले ही 1919 में ये चीज आई हो, लेकिन इसकी डिस्कवरी तो पहले ही किसने कर दी थी? इसने गोल्डस्टाइन ने कर दी थी 1886 में। इसलिए इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको दिया जाता है? गोल्डस्टाइन को ही दिया जाता है। इज दैट क्लियर? और अब लास्ट बात करते हैं इसका। अगर मास की बात करो, चार्ज की बात करो, पीछे दिखाया जा चुका आपको, चार्ज इस पर उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस साइन अपोजिट होता है। मास अभी बता दिया गया था 1.6725, आगे जो भी लिखा हुआ था। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं आपके किसकी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। तो बच्चों न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने 1932 में। बंदा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, नाम था साइंटिस्ट का जेम्स चैडविक, ये ठीक है, जेम्स चैडविक। ये जेम्स चैडविक, कुछ थोड़ा गड़बड़ भी रहेगी क्या, कुछ बुक में ये नाम जो ना ये स्पेलिंग है कुछ और लिखी मिलती है, कुछ बुक में कुछ लिखी मिलती है, लेकिन ठीक है आप जैसे भी समझो। कई में मतलब क्या होता है IC लिख के छोड़ दिया जाता है, कहीं में IK होता है, कहीं में ICK होता है, ठीक है, बट ये एक नाम है चलेगा। तो जेम्स चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1932 में वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये था बेरिलियम का फॉइल। बेरिलियम का फॉइल पेपर देखा ना, एल्यूमिनियम फॉइल आता है रोटी को फोल्ड करने के लिए टिफिन में, वैसा ही एक फॉइल, किसका, बेरिलियम का। क्या होता है बेरिलियम, बेरिलियम एक एलिमेंट ही अपने आप में पीरियोडिक टेबल में 4 नंबर पर आता है, ठीक है। इस बेरिलियम की बात कर लेते हैं, एक बार देखियो थोड़ा सा सीन। इस बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, प्रोटॉन होते हैं 4, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है, मास नंबर है वो है बच्चों 9, कितना 9। जबकि अगर न्यूट्रॉन भी इसमें 4 ही होते तो यहां पर वैल्यू क्या लिखी जाती, 8, ठीक है। क्यों, क्योंकि मास नंबर होता है वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 4 है और न्यूट्रॉन भी 4 ही होते तो 8 लिखा जाता, लेकिन बेरिलियम का नंबर ऑफ मास होता है कितना, 9, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 5। और ये बंदा क्या किया, इसने इस फॉइल के ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल्स, सुना होगा वर्ड अल्फा पार्टिकल्स, इनकी बम्बार्डमेंट की, इनकी बौछार की इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो फॉइल था ना, ये एक नई चीज में कन्वर्ट हो गया, किसमें, कार्बन में, कोयले में जिसको बोलते हो, ठीक है। और जो कार्बन होता है, कार्बन के लिए अगर आप देखो इसके एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास की वैल्यूज को आप देखना चाहोगे तो कितनी होती है, 6 और 12। आगे बात समझ में। अच्छा जी, अल्फा जो पार्टिकल होते हैं ये किस बला को बोला गया है, ये हीलियम को, एक्साइटेड हीलियम को, इस चीज को जिसके अंदर, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, न्यूट्रॉन कितने होते हैं 2, तो ये इसके एटॉमिक मास कितना हो गया 4। आगे बात समझ में। यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उतने ही होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो इस अल्फा पार्टिकल के एक्साइटेड जो हीलियम होता है बहुत स्पीड से, जिसकी स्पीड सनलाइट के बराबर होती है, उस स्पीड से चलता हुआ जो अल्फा पार्टिकल था इस पर बम्बार्डमेंट की, और ये दोनों आपस में एलिमेंट मिलके इसमें बदल गए। अब यहां पर ठीक से देखा जाए तो 6 नंबर इसको दिया गया, यानी यहां पे प्रोटॉन कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक से समझते जाओ 6, क्योंकि यहां पे 12 लिखा गया है। आ रही है बात समझ में। चलो हो गया मामला। इस बेरिलियम पर आ जाओ। बेरिलियम में प्रोटॉन कितने हैं 4, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, न्यूट्रॉन कितने हैं 5। आ गई बात समझ में। यहां पे आ जाओ हीलियम में, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, प्रोटॉन कितने 2, न्यूट्रॉन कितने 2। तो यहां पर 4 प्रोटॉन बेरिलियम के, 2 प्रोटॉन हीलियम के आपस में मिले तो 6 प्रोटॉन वाला कार्बन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के और 4 इलेक्ट्रॉन इसके बेरिलियम के, 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 5 न्यूट्रॉन इसके और 2 न्यूट्रॉन हीलियम के, टोटल न्यूट्रॉन 7, लेकिन कार्बन में न्यूट्रॉन कितने 6, क्योंकि 12 लिखा है, साफ दिख रहा है 6। तो एक न्यूट्रॉन कहां गया, रिलीज हो गया, बाहर निकल के आ गया, ठीक। और इसी एक्सपेरिमेंट में ये जो पार्टिकल बाहर निकल के आया न्यूट्रॉन, इसको उसने न्यूट्रॉन नाम दिया। चैडविक ने किस बिहाफ पर नाम दिया कि ये न्यूट्रलाइज पार्टिकल था। जब इसको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजार के देखा तो ना तो पॉजिटिव फील्ड से कोई अफेक्ट दिखाया इसने, ना नेगेटिव फील्ड से, और इसने बताया कि ये न्यूट्रलाइज पार्टिकल है, इसलिए इसको नाम दे दिया न्यूट्रॉन। इज दैट क्लियर। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की गई थी वो चैडविक के द्वारा 1932 में की गई थी। किस एक्सपेरिमेंट से, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन द बेरिलियम फॉइल से। इज दैट क्लियर।
ये थी आपकी आज की क्लास। यहां करके फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जो बेसिक डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।